चलते हैं नंबर 8। ठीक है। ठीक है। फॉलो कौन है वो बर्थडे में जो क्या था। ठीक है। सबसे पहले हम इसको कट करते हैं। कितने एंडिंग कट करें? यू विल गेट एन एंडिंग। ठीक है ना। इसका साइज ये भी नाम है उसका। डीएल cos थीटा इज इक्वल टू डीएल। तो डीएल जो हो जाएगा डीएल डीएल टोटल मास अपॉन सरफेस एरिया ऑफ कोन। फिर आप नहीं वाई आ रहा है। ठीक है। याद रखिएगा इनटू ये जो रिंग है ये जो रिंग मिला उसका एरिया। तो फिर से वही करेंगे लेंथ इनटू थिकनेस। ठीक है। एक और रिजल्ट देख लेते हैं। x इज इक्वल टू l cos थीटा। तो ये ले नेक्स्ट जाएगा l cos थीटा और आ हो जाएगा l sin थीटा। तो एक कंपोनेंट हुआ इसका भी जरूरत पड़ रहा था। ठीक है। चलिए बाकी काम तो इस पर करेंगे। सो x तो x ही रखें x टीएम कुछ कैंसिल हो रहा है बस करें कुछ खास नहीं हो। ठीक है। y f upon r 2n upon r into y y y y y भी निकाल देना। वैसे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है। तो y अपॉन r इज इक्वल टू h माइनस x अपॉन h। वही सेम सेम y इज इक्वल टू r 1 माइनस एग्जैक्टली सेम। तो y l into r into 1 minus x into dl 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 उधर लिखा।
dx अपॉन cos, ठीक है। L cos थीटा वैल्यू h, तो 2 r कैंसिल, m x minus x square by h, हाँ, 2m by x लिमिट 0 से h तक, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ h स्क्वायर बाय 2 माइनस h क्यूब बाय 3h, इसका वाला केस 2 बाय h into h स्क्वायर बाय 6, h गया 3 गया m h बाय 3 x इक्वल टू 2 बाय 3 h बाय 3, रिजल्ट भी कितने केस से मैच, ठीक है। तो यहाँ बात हो रही थी कि अगर आपके पास वो कैप है, उसको चपटा कर दीजिए तो ट्रायंगल ही को मिलेगा, ठीक है ना। जब चपटा करते हैं तो उसका कोई भी एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है, इसलिए एक्स का रिजल्ट चेंज नहीं, ठीक है। तो दोनों का रिजल्ट इसी का है। चलिए तो एक और लास्ट ना, तो नाउ वी हैव द लास्ट वन।
कोण, तो सॉलिड कोण, ठीक है। डायग्राम रहने देते हैं, रिजल्ट्स ये रहने देते हैं, इसकी जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। चलिए डीएम लिखते हैं, अपने आप पता चल जाएगा किसकी जरूरत, ठीक है। तो डीएम लिखते हैं, डीएम हो जाएगा टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। इसको याद है कौन सा वॉल्यूम जी, 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इनटू ए दिस इज द वॉल्यूम, दिस का तो पता ही है, पाई वाई स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, एच की जगह डीएक्स। तो जब जब दिस कटता है तो हम डीएक्स लेते हैं, जब जब रिंग कटता है तो ये लेते हैं, याद है, 3-4 बार ऐसा हो चुका है, तो आपको याद है, थोड़ा सजा दे क्या, चलिए डायरेक्ट मान लीजिए, ठीक है। तो x के लिए तो x ही रहेगा, dm की वैल्यू पुट करते हैं, dm 3m अपॉन r स्क्वायर x इनटू y स्क्वायर r स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर x स्क्वायर इनटू, ठीक है। तो दिक्कत इंटीग्रेशन क्या डालते हैं, याद रहेगा आंसर, कुछ रिमूव करना है, ये कैंसिल, 3m बाय x इंटीग्रेशन x, इसका स्क्वायर कर देते हैं 1 माइनस 2x बाय x प्लस x स्क्वायर बाय x स्क्वायर dx, ठीक है ना। 3m बाय x एक बार और लिख लेता हूं, x माइनस 2x स्क्वायर बाय x प्लस x बाय x dx, इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से x तक, तो 3m बाय x डायरेक्ट इंटीग्रेशन का रिजल्ट ही लिखते हैं, क्योंकि 0 नहीं पुट करना, तो x x डाल देते हैं, तो h स्क्वायर बाय 2, ठीक है, 2 बाय h, h क्यूब बाय 3, h की पावर 4 बाय 4, यह स्क्वायर, ठीक है। h स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो 3m h स्क्वायर बाय h 1 बाय 2 माइनस 2 बाय 3 प्लस 1 बाय 4, इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1/9, 3m h स्क्वायर बाय h इनटू 1/9, नहीं 1 नहीं, 4 3 2 12 का 1/12, ठीक है। ओके बाकी निकाल लीजिए, तो लिख देता हूँ 3m h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12h, कन्वर्ट करेंगे तो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ज्योमेट्रिकल इंटीग्रेशन। फिजिक्स में जितने भी इंटीग्रेशन मिलेंगे, ओके, आगे बहुत मिलेंगे, वो इन्हीं में से कोई है, वैल्यूज बदलता रहेगा, कुछ कुछ बदल देंगे, छोटा मोटा आर बदल देंगे, ये बदल देंगे, वो बदल देंगे, बट स्ट्रक्चर ऐसा ही है, ठीक है। तो ये 9 इंटीग्रेशन याद रखिएगा, फ्यूचर में जब भी इंटीग्रेशन करना होगा ऐसा ही कुछ रहेगा, या अगर एग्जाम में आता है, एग्जाम में से बहुत रेयरली आता है, ये दिमाग में डायरेक्टेड एक क्वेश्चन, फिर वो 2-3 भी रहते हैं, इसलिए ज्योमेट्रिकल इंटीग्रेशन, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्वेश्चन किसी में टॉप
लेकिन ज्योमेट्रिकल इंटीग्रेशन रहेगा। ओके, ये मेन में बहुत रेयर ऐसा कुछ आता है जिसमें इंटीग्रेशन की और इस बात का पूरा ध्यान, तो टाइम तो लगता ही है कुछ भी करने। ठीक है, तो जेई एडवांस की बात करें तो भले ही इंटीग्रेशन वगैरह आएगा, बट अदर देन दैट सिंपली आपको जितने भी रिजल्ट्स आए थे सब याद रखो। ओके, सारे लॉन्ग एस्टेस, तो 9 में से पहला वाला तो सिंपल ही था। उसके अलावा आपको ये भी याद रखना है, रिंग का सेंटर ऑफ मास सेंटर में होता है, डिस्क का सेंटर ऑफ मास सेंटर में होता है, होलोस्फीयर का सेंटर ऑफ मास सेंटर में होता है, स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास सेंटर में होता है, रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास सेंटर में होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास सेंटर में होता है। समझ रहे हो ना? तो ये सब बातें जाननी है, मतलब ये नहीं कर सकते कि चलो वो आपने बताया नहीं, तो वैसे ही जानते हैं, समझ पाते हैं, वो बताने वाली बात नहीं होती है। बाकी अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं तो मैं अगले क्लास में वो थ्योरेटिकल बातें लिखवा दूंगा। ठीक है, ओके।
तो नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व सम क्वेश्चन। बिफोर गोइंग टू क्वेश्चन, एक छोटी सी बात और सीख, वैसे जानते हैं आप लोग ऑलरेडी, आज हमने सीखा, फिर भी सीख लेते हैं, सिंपल सी बात है। तो मैं नंबर 10 कर देता हूँ, इंटीग्रेशन नहीं है, इंटीग्रेशन नहीं, इंटीग्रेशन वाला पार्ट है। और कंपोजिट ऑब्जेक्ट, तो अगर आपको दो ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन दे दे तो क्या क्या, ठीक है, तो कुछ खास नहीं, हम लोग दो एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है, दो एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स एज्यूम हमारे पास एक कोन है, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा बना है पूरा, और इसके ऊपर एक स्फीयर, आइसक्रीम वाला, समझ है। तो आपसे पूछा जाए भाई, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ, इसका रेडियस दिया हुआ है r और इसका हाइट दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास पूछेगा और कुछ नहीं देगा, r और x को सीखते हैं, ठीक है, समझे। तो इसको नंबर 1 करते हैं, इसको नंबर 2 करते हैं। तो हमें चाहिए वन, हमें चाहिए, हमें चाहिए x1, हमें चाहिए x, समझे ना, कि इसका मास कितना है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, इसका मास कितना है और इसका सेंटर ऑफ मास। तो पहले तो ये है सॉलिड, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का मास दिया हुआ नहीं रहेगा क्या, डेंसिटी इनटू 2/3 पाई r, उससे लिख दे, समझे। कोन का मास डेंसिटी इनटू 1/3 पाई r स्क्वायर, तो दिक्कत है। इसका सेंटर ऑफ मास h/3, नहीं, ये लास्ट वाला ही था ना, h/4 होगा। इसका सेंटर ऑफ मास सॉलिड स्फीयर था 3/8, यहां पर माइनस लिखेंगे, -3/8 3r/8, क्लियर है, बस x तो निकाल लीजिए, निकल जाएगा, आप लोग निकाल सकते हैं। नाउ इफ यू आर ए गुड मैथमेटिशियन, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इसमें यहाँ भी एम है, यहाँ भी एम है, यहाँ भी एम है, यहाँ भी एम है, इन चारों में जो कुछ कॉमन होगा वो तो कैंसिल हो जाए। तो कहता है हम लोग क्यों ज्यादा दिमाग लगाए, पहले काट देते हैं ना, पहले काट डाला था, बाद के लिए कहाँ बचा के रखे, ठीक है ना, तो कैलकुलेशन करते समय दिक्कत नहीं है, क्लियर है। तो जब जब ऐसा कुछ केस आए तो दिखे कि जो कुछ पहले कर रहा है काट, तो तब जाकर आप खुद करो, तो इसमें एक बार लिखने के बाद, लिखने में ही बहुत बेहतर है, बात का तो बाद का बात है, तो लिखने में गलती हो जाएगी, तो हमने उसको पहले काट दिया, क्लियर है। चलिए नीचे ये रिजल्ट निकाल के आपको लिख दीजिएगा। दूसरा एग्जांपल भी मैं कर देता हूँ, दूसरा एग्जांपल भी मैं कर देता हूँ। तो एग्जांपल 2, हमारे पास एक बाउल, खाली कटोरा, और उसके ऊपर एक ढक्कन, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास पता करना है, क्लियर है। तो फिर से इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, m1 m2 x1, समझ रहे हो? अगर गलती से 3 मिल जाए, तीनों से मिलते नहीं है, तो भी प्रोसेस देखनी है, ठीक है।
इसका मान, ओके, ये सब सरफेस है, सॉलिड नहीं है, ओके। तो सरफेस एरिया इनटू सरफेस डेंसिटी, ये जो रो होता है इसको वॉल्यूम डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी इसको डिनोट करते हैं सिग्मा। तो सिग्मा इनटू किसका सरफेस एरिया, पाई आर स्क्वायर होगा। सेकेंड वाले का सिग्मा इनटू 2 पाई आर स्क्वायर होगा। पूरा 4 पाई आर स्क्वायर होता है, अपना है 2 पाई आर। इसका सेंटर ऑफ मास यही होगा, तो जीरो, वही लॉजिक। ये हॉलो का सेंटर ऑफ मास r/2 पे होगा, पता है। हाँ, बाकी अब तो आप लोग जानते ही, कॉपी कर, ठीक है। इस वाले में लिख लीजिएगा कि ये डिस्क है और ये, ठीक है ना, ये तो पता नहीं चलेगा ना फोटो में क्या है, तो वहां पे लिख लीजिएगा सॉलिड स्फीयर और सॉलिड कोन, ठीक है ना। फोटो तो सबका सेम ही बन जाता है बाद में, कौन सा डायग्राम किस चीज। फाइनल कैलकुलेशन भी कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, मैंने देख लिया है कि आप लोग खुद से करेंगे तो क्या आता है।
आ गया आंसर? चलिए, तो दिस इज ऑलमोस्ट ऑल अबाउट दिस टॉपिक सेंटर ऑफ मास। ठीक है, करने को बस एक ही चीज बचा है, बेसिक बात। ओके, उन लिखा है ना लिखा है कोई खास दिक्कत नहीं होती, बट अगले क्लास में मैं लिखवा। ओके, तो कितना बचा है? 7.5 मिनट भी बचा है, तो इसको तो एंड होने देते हैं। This we will start the meeting and final stage we will solve the questions। ठीक है, उसके बाद छुट्टी होते हैं। चलिए इसको एंड कर देते हैं ताकि